सही कहा कि हमारे यहाँ लव जिहाद का मामला तेजी से चला था। विजयनगर है जहाँ पर कि स्कूली बच्चियों को जिस तरह के मुस्लिम बच्चे हैं वो अपना नाम बदल करके पटा करके जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं। और ये बात सही कि उसके बाद कुछ अजमेर में भी हुआ और बाकी जगह भी कुछ घटनाएं देखने को मिली। तो ये बात है कि पहले बहुत तेजी से हो रहा था कि राजस्थान में लव जिहाद का मामला देखते हुए बिल लाया जाएगा। लेकिन बिल राजस्थान की विधानसभा में सरकार रखने से कतरा रही है, पता नहीं क्यों कतरा रही, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से अजमेर ब्लैकमेल कांड करीब 36 साल पहले घटित हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स से ऊपर से नीचे तक का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट था। और उसके बाद 36 साल बाद कुछ उनको सजा भी दी गई। और सजा देने के बाद अब क्योंकि उसमें ऐसे भ्रांत परिवार की महिलाएं थी या बच्चियां थी जो कि अपने आप को आगे नहीं लाना चाहती थी, बहुत से तो सुसाइड कर लिया, बहुत सारी चीजें हुई। और विजयनगर में भी कुछ कांग्रेस के लोग शामिल दिखे। और पहले तो बहुत प्रचारित किया जा रहा था कार्रवाई होगी, तेजी से होगी, लेकिन उसके बाद क्यों ऐसा। राजस्थान में जिस प्रकार से लव जिहाद को लेकर के भाजपा बहुत अग्रेसिव थी। और देखिएगा कि उनके जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद तो कुछ करती है, थोड़ा बहुत करने की बात करने के, लेकिन लेकिन जिस प्रकार से पहले उनके नेता सक्रिय होकर के दिखाना चाहते थे कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन क्यों शांत हो गए क्या। नवंबर में जब राजस्थान में चुनाव होंगे जिला परिषद के और शहरी निकाय के, हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत दोनों के चुनाव एक साथ कराए जाने की योजना बन रही है। तो या उसको देखते हुए तो पीछे हटने की बात तो नहीं है। ये बात भी सही कि राजस्थान में मुस्लिम को लेकर के बहुत सारी चीजें राजस्थान में प्रचारित रहती है कि भाई मुस्लिम व्यक्ति, जैसे रफीक खान हमारे यहाँ विधायक हैं, आदर्श नगर से जीत के आए, जो कि पूर्व अध्यक्ष परिणामी को हरा उसके बाद जो रवि नैयर है उसको हरा करके आए थे। तो उसके ऊपर भी आरोप लग रहा था कि आप तो पाकिस्तानी हो, और इस तरह से बहुत सारी बातें हुई। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से भाजपा जनप्रतिनिधि के वो तो नहीं चुना पाई किसी भी उसको, अगर वहाँ यूनुस खान जो हमारे पहले वसुंधरा जी के परिवहन मंत्री होते थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ करके जीत के आना पड़ा डीडवाना में। तो इस तरह का माहौल राजस्थान में अभी देख, लव जिहाद वाला जो उग्रता से भाजपा उठाती थी और कांग्रेस कहती थी कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब ऐसा क्यों भाजपा कतरा रही है कि भाई इसको मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया है। ना ही राजस्थान में बिल लाने की बात जो हो रही थी वो बिल क्यों नहीं ला पा रहे हैं। बहुत परिवर्तन पहले हो रहा था कि भाई बिल लाया जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा का सत्र सोमवार को लगभग समाप्त हो जाएगा, बजट पारित हो चुका है। तो राजेश जी, जो आप कह रहे लव जिहाद वाला मामला चर्चा में तो पहले बहुत हुआ करता था, लेकिन भाजपा उसको लेके पीछे क्यों हट रही है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये राजेश जी, क्योंकि केकड़ी से विधायक आते हैं शत्रुघ्न गौतम, उन्होंने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया था कि भाई जिस प्रकार से बच्चियों को, हाँ बस सही कि क्योंकि मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं, जिस तरह से छात्राओं को अपने बस में लेकर के पहले तो एक छात्रा को पटा करके ले जाते हैं, फिर उसके बाद उसे कहते हैं अपनी सहेली को लेके आओ। तो क्योंकि वो लेके आती है इसलिए कि उसको कहा जाता है कि नहीं लाओगे तो तुम्हें बदनाम कर देंगे, सारी करेंगे। तो एक चैन तो जुड़ी है, ये बात सही है। जिस प्रकार से अजमेर ब्लैकमेल कांड में हजारों लड़कियों की चैन जुड़ी हुई थी, मेरे को लगता है विजयनगर के कांड में भी है तो सही चीजें, लेकिन इस चीज को क्यों दबाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी इस पे प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के बजाय इसको मामले को जिस तरह से उछालना चाहिए, जिस तरह से केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न मामले को उठा रहे थे, तो क्यों इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या स्थिति, कौन बीजेपी के कांग्रेस, इसे तो बहुत सारे लोग तो इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन ये दबाने की कोशिश क्यों हो रही है। इस पर प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से लग रहा है कि क्या प्रशासनिक दृष्टि से हम इतने मजबूत नहीं है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके बंद किया जाए। देखिए उस जमाने में भी मैं जब अजमेर में रिपोर्टिंग करता था, अजमेर ब्लिकमेट कांड में, तो देखिए वहां पर कोई भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए कुछ नहीं था राजी। तो वहाँ हरि प्रसाद एक डीवाईएसपी थे जो कि बाद में आईजी के रिटायर हुए। उन्होंने एक्टिंग पुलिस एसपी के नाते से उन्होंने गंज थाने में मामला दर्ज कराया। और उसके बाद जो आदित्य मेहता वहाँ की कलेक्टर थी, उन्होंने देशद्रोह का मामला करके मीसा में उनको बंद किया था उस वक्त। बहुत नहीं तो फिर वो बिल्कुल दब रहा था क्योंकि उसमें बहुत उच्च स्तरीय लोग शामिल थे। ये बात सही है, आज भी जाहिर है कि, लेकिन इस विजयनगर कांड को खोलने में मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग भी है,
ऐसी स्थिति में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई मुझे नहीं पता, लेकिन स्थितियां ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बच्चियों का देह शोषण और जिस तरह की स्थितियां हुई है, वो निश्चित रूप से किसी भी सूरत में माफ करने लायक नहीं है। और इस समाज में जिस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके जताना चाहिए था कि हम इसको जाति विशेष से नहीं लेना चाहिए, बल्कि यह है कि उन बच्चों का शोषण हो रहा है और शोषण के खिलाफ किस प्रकार से मामला खुलकर के सामने आया, और उसको फिर जिस तरह से खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता। क्योंकि उसमें देखिए विजयनगर भी बंद रहा, ब्यावर भी बंद रहा, कुछ शहर बंद होकर के विरोध भी जताने का प्रयास किया हिंदू संगठन के लोग, कुछ आए भी आगे सनातन धर्म के जो लोग हैं। इसमें एक पूर्व जज हैं अजय शर्मा, उन्होंने कोशिश की थी कि भाई इसको उजागर किया जाए, लेकिन दब गया मामला। अभी राजेश जी जिस प्रकार से आप क्योंकि ये मामला निश्चित तौर पर भाजपा को कुछ फायदा भी पहुंचा सकता था, हम नुकसान पहुंचाता फायदा पहुंचाता, क्योंकि इसको खुलासा करने की जरूरत है, कितनी बच्चियां इसमें फंसी हुई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, उसको उजागर करने की जरूरत तो है। लेकिन राजेश जी मैं कह रहा था कि कानून आएगा, बजट का सत्र चल रहा था, हमारे यहाँ कानून कुछ रखे भी गए, ये भी हो रहा था कि इस कानून को रख करके हम कड़े कानून बना करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि सोमवार को इस तरह का कानून राजस्थान सरकार लाने से क्यों कतरा रही है, मुझे नहीं पता क्या स्थिति बन रही है। लेकिन ये बात सही है कि ये कांड निश्चित रूप से अजमेर, पहले अजमेर शहर में हुआ, अभी अजमेर जिले में हुआ है, विजयनगर भी अजमेर जिले का पार्ट है। और उसमें निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बच्चियों के ऊपर दुर्व्यवहार, जिस तरह की स्थितियां उजागर हुई, और जब तो बहुत छपा था, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इस समय ऐसी स्थितियां नहीं लग रही कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको आगे तक कौन कौन लोग हैं उसको उजागर करके दंडित करने का काम मेरे को नहीं लगता नजर आ रहा है। राजेश जी, भजनलाल की सरकार डबल इंजन की सरकार है, काम तो अच्छा करने की स्थिति में है, क्योंकि देखिएगा प्रधानमंत्री जी अगर राजस्थान के जयपुर में आकर के 2 बार सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री की प्रशंसा करके चले जाते हैं कि इन्होंने काम अच्छा किया। और देखिएगा ईआरसीपी का मुद्दा जो पेचीदा बना हुआ था, निश्चित रूप से उसका स्वरूप चेंज हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने राम सेतु परियोजना का, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वो सब कुछ कर दिया जो कि बहुत टाइम से अटका पड़ा हुआ था। देखिएगा पहले भी देखा आपने वसुंधरा राजे के जमाने में जो योजना बनी थी, वो परिवर्तित होकर के बन करके अब ये तो नहीं, वो राष्ट्रीय परियोजना तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ। और देखिएगा यमुना जल समझौता करके ये कहा गया कि सीकर, झुंझुनू और चूरू में जिले में पानी लाने की बात जो कर रहे थे, अभी टास्क फोर्स करे बन गई है। लेकिन क्योंकि वो बारिश का पानी होगा, वो 60% लेंगे, उसके बाद बचेगा तो हमको मिलेगा पाइपलाइन के, वो तो एग्रीमेंट हुआ है। और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ हमको पहले वाली साल से ज्यादा मिला है, अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर के आए और अमित शाह से भी मिले और 9 मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर के वो आ गए हैं वापस। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भी भाजपा के निर्वाचित हुए हैं वापस से, और वो भी प्रधानमंत्री की जाति से आते हैं, प्रधानमंत्री से मिलकर के आए, तो अभी हमारे यहाँ एक एक पेचीदगी तो मुख्यमंत्री जी को परेशान किए हुए हैं। हमारे यहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कि करोड़ीलाल मीणा, जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे। पहले वो देखिए अपनी पार्टी बना करके प्रचार प्रसार करते थे, फिर उसमें उन्होंने भाजपा में विलय कर लिया, राज्यसभा के सदस्य बन गए। उसके बाद वो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद वो विधायक बने, और उनके बाद उनको कैबिनेट मंत्री भी बना दिया। लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है, बार बार वो आंदोलन करते हैं सरकार में रहते हुए, मंत्री होने के बाद भी वो अपनी बात को लेकर के किस तरह से सड़कों पर भी वे घूमने भी कोई ऐतराज नहीं जताते वो। इस प्रकार से अभी देखिए कि हाल ही में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक एएसआई की डेथ हो गई थी, उसकी पत्नी को न्याय नहीं मिला, तो वो डीजी के पास चले गए। वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी डीजी के पास जाके कहा कि इसको न्याय दो, और मुख्यमंत्री के पास मिलने नहीं गए। इससे पहले एक नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा था, उपचुनाव, हमने कहा, और उस चुनाव के कारण से भाजपा जीती थी, और वो आजकल जेल में बंद है। और जिस प्रकार से उसके 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 क्षेत्र में जो घटना घटी और कितने लोगों का बर्बाद हुए और कितना पूरा गांव जल गया था, उस मामले में भी वो गृह राज्य मंत्री को लेके घूमते रहे कि इनके न्याय करो। और डिविजनल कमिश्नर अजमेर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जांच कमेटी बनी, लेकिन जांच का क्या हुआ पता ही नहीं पड़ रहा। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में करोड़ीलाल मीणा निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को परेशान तो किए हुए हैं, और वो परेशान करने के बाद संगठन उनके प्रति कड़ा रुख अपना करके कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। बीच में तो देखिएगा जब अनुशासन, उन्होंने कहा कि मेरे फोन टेपिंग हो रहे हैं,
उसको लेकर के कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामा किया, और फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ, तो प्रदेश अध्यक्ष ने उनको एक नोटिस दिया, और नोटिस देकर के उनको 3 दिन में जवाब दिया, लेकिन जवाब के बाद क्या हुआ पता ही नहीं पड़ा। वो अभी भी कहते हैं कि मेरे खिलाफ तो फोन टेपिंग हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन भाजपा का संगठन जो हमारे राधा मोहन अग्रवाल प्रभारी बन के आए हैं, वो आते हैं, केवल बयान दे करके वापस चले जाते हैं। वो वो इतने प्रभावी ढंग से काम करने की स्थिति में, अरुण सिंह तो फिर भी आते थे, काम करते थे, प्रभारी थे, लेकिन राधा मोहन अग्रवाल तो पता नहीं आकर के केवल बयानबाजी करते हैं और चले जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से जो भाजपा को फायदे देने वाली बात है नहीं कर पा रहे हैं। और संगठन की दृष्टि से मदन राठौड़ तो अभी बने हैं, अभी उनकी कार्यकारिणी नई बननी है। और मंत्रिमंडल में हमारे यहाँ आप कह रहे हैं कि रामनवमी के बाद निश्चित रूप से परिवर्तन का दौर आने वाला है। क्या करोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा जो दिया हुआ है उन्होंने बहुत टाइम से, उनको स्वीकार किया जाएगा या उसके भतीजे या कुछ और को बनाया जाएगा? ये बात भी सही है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में यादव कम्युनिटी का कोई मंत्री नहीं है, और सिंधी कम्युनिटी का हमारे यहाँ देखिए विधानसभा का अध्यक्ष बन गया, लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति कैबिनेट में नहीं है। इसके अलावा देखिएगा कि सरदार कम्युनिटी का भी कोई नहीं है। और जयपुर जैसी स्थिति में, जयपुर में सारे उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी है और कैबिनेट मिनिस्टर भी है, तो जयपुर में तो भरपूर दे रखा है। तो ऐसा लग रहा है कि जयपुर से एक आध को ड्रॉप किया जा सकता है, नए को लाया जा सकता है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत सारी चीजें, जैसे यादव जाति का भी नहीं है, यादव जाति में बालकनाथ को लाया है या यशवंत यादव को लाया जाए, इसमें हो चल रहा है बहुत सारी चीजें की, क्योंकि लोग बहुत हैं और मंत्रिमंडल का तो सीमित दायरा है। और ऐसी स्थिति में गुर्जर जाति के व्यक्ति को भी राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है। वो देखिएगा, वो कैबिनेट गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम, जो कि मुख्यमंत्री के वहीं से अधिक से पास से आते हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की दुविधापूर्ण ये है कि वो खुद चयन करने के बजाय केंद्र चयन करके देता है। अब देखिएगा कि हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी आया है तो दिल्ली से आया है, वो ज्यादा कार्रवाई करने की स्थिति में आता है। कभी कभी तो लगता है कि चीफ सेक्रेटरी सरकार चला रहा है, या बीच बीच में तो हो जाता है, कभी नाराजगी हो जाती है। देखिएगा जो हमारे यहाँ राजस्थान में रेजिंग राजस्थान को लेके एक समिट हुआ था, जिसमें 35 लाख 35 लाख हजार करोड़ के MOU हुए। उससे पहले कह रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी नाराज होकर जा रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या, फिर उसको डांट लगाई तो रुका। तो देखिएगा जिस तरह के अधिकारियों का पूरा झमेला आज भी देखिएगा। जो हमारे यहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी थे पहले, ACS थे, वो अशोक गहलोत के जमाने में भी थे और आज भी है। और कुछ और भी ऐसे अधिकारी हैं जो कि गृह मंत्री हैं और गृह सचिव है जो ACS है भी, आनंद कुमार, वो पहले भी थे और अब भी थे। और RPSC जो हमारे यहाँ एक संस्थान है जो कि चयन करती है, वहां पर अध्यक्ष है ही नहीं, और काफी टाइम से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है और मेंबर्स भी खाली पड़े। कि मुख्यमंत्री जी वहां पर क्यों नहीं अभी तक चयन करके क्यों नहीं बनाया? राजनीतिक नियुक्तियां थोड़ी बहुत हुई, बाकी हुई नहीं। तो ऐसा हो रहा है कि भाई आप अब 1.5 साल करीब करीब होने को आ रहा है, आप अपने शासन में अपने लोगों को नहीं दोगे नियुक्तियां, तो फिर देखिएगा कि फिर लोग क्यों रहेंगे आपके पास? क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस के लोग भी बीजेपी में बहुत भरपूर आए हैं। उनका प्रकोष्ठ बनाने की बात भी हो रही कि उनका अलग से प्रकोष्ठ बना दो, क्या दोगे नहीं दोगे वो बात अलग है। लेकिन जिस प्रकार का निर्णय हमारे यहाँ अमित शाह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, क्योंकि JP नड्डा हमारे यहाँ प्रभावशाली नहीं है, पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है, क्योंकि जो होगा अमित शाह ही करेंगे या प्रधानमंत्री के कहने से होगा, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव नेतृत्व किया था प्रधानमंत्री ने। उसके बाद हमारे यहाँ जिस तरह से आई, जो बहुत ज्यादा नहीं जीत के आए जितने आने चाहिए थे, कि कांग्रेस 70 जीत के आ गए। अब देखिए उपचुनाव में निश्चित तौर पर भजनलाल शर्मा ने जो कमाल करके दिखाया कि कांग्रेस 4 जगह, जो कि उनकी दिक्की का जिस प्रकार से कांग्रेस का आधिपत्य था, शीश राम ओला का पोता चुनाव हार गया, जुबेर खान का बेटा चुनाव हार गया, और बाकी जगह 4 जगह जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की। जिससे पहले 11 सीटें कांग्रेस ने जीत करके भाजपा को बड़ी दुविधा में डाल दिया था कि भाई 25 की 25 नहीं, 11 जीत गए, तो वो गठबंधन किया था। और गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारे यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने पता नहीं कौन सा गठबंधन तोड़ दिया, और गठबंधन तोड़ने के बाद हनुमान बेनीवाल तो का पत्नी तो चुनाव हार गई। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से चुनाव हारी उनके बाद, तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह की स्थितियां बीजेपी में, जो कह रहे थे कि बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी पनप गई, और बाप पार्टी जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में खड़ी हो गई है। उनके 4 विधायक हैं। देखिएगा पहले उपचुनाव में जीता एक उम्मीदवार जीता, महेंद्र सिंह
जो महेंद्र जो आए थे उसमें, उनके महेंद्र सिंह मालवीय की का चुनाव, वो देखिए पार्लियामेंट का चुनाव भी हार गए और उनके विधायक का चुनाव भी वहां हार गए, और बाप पार्टी वहां जीत गई। तो जिस प्रकार से ये देखा जा रहा था कि राजस्थान की राजनीति में भजनलाल कुछ काम करने की इच्छा तो रखते हैं, क्योंकि वो धरातल के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन उनको काम करने की जो आजादी मिलनी चाहिए वो मिल क्यों नहीं पा रही है, और क्यों नहीं कर पा रहे काम, मुझे नहीं पता। थोड़ा सा निश्चित रूप से उनको अभी कुछ काम करने की जरूरत है। ठीक ठाक वो काम भी चाहते हैं, गरीब का भला करें, बहुत कुछ चीजें करें, उनके मन में ये तो है तमन्ना, लेकिन वो जिस तरह से निर्णय होने चाहिए, जो कुछ धरातल पे चीज दिखनी चाहिए, क्यों नहीं दिख पा रही। ये तो दिखेगा कि निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, अभी विधानसभा में जिस तरह की गतिविधियां, विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा में रोते हैं कि मेरा कोई कहना नहीं मानता। अब विधानसभा में अगर विधानसभा का अध्यक्ष रोएगा तो फिर हम संभालेगा कौन। और 6 विधायकों को निलंबित किया जाता है, जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ जब प्रस्ताव अभी उनको बहाल कर दिया गया, तो उन्होंने विधानसभा आना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं क्या, मेरी जूती माफी मांगेगा। और जिस तरह से बोल, उनका भाषा का निश्चित रूप से जो ठीक नहीं है, और उनके लिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो टीकाराम जूली, उनको माफी मांगनी पड़ी, और कहा कि हमारे विधायक गोविंद सिंह डोटासरा का कृत्य ठीक नहीं था, मैं उनके माफी मांगता हूँ। और ये देखिए, ये सब काम अशोक गहलोत के कारण हुआ। अशोक गहलोत उसमें आगे आए और मुख्यमंत्री जी से बात की, और उसके बाद कहा प्रतिपक्ष के नेता बात करके आओ, और मामला सुलझ गया। और आजकल गोविंद सिंह डोटासरा हमारे विधानसभा से गायब, और बाहर कहते हैं मैं जाऊंगा तो बता दूंगा। देखिए, विधानसभा में तो विधानसभा का अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे। हाँ, उन्होंने ये टिप्पणी करके ये तो जताने का प्रयास किया, विधानसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ, उनको कह दिया कि ये कैसे विधानसभा में जीत के आ गए, जीतने लायक नहीं थे भाई। वो अपने प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मणगढ़ से जीत के आए। देखिए, हर विधायक का अपना होता है, लेकिन मैं विधानसभा अध्यक्ष जो है, 1 मार्च 2021 की घटना है। वो जब वो देखिएगा विपक्ष के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने आसन के खिलाफ जो प्रदर्शन किया, उनको निलंबित किया गया। वो अपने जमाने को भूल जाते हैं, अब कहते हैं कि मैं तो अध्यक्ष हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए। तो देखिए, अध्यक्ष होने के बाद हंटर से विधानसभा नहीं चलती, प्यार मोहब्बत और परंपराओं से विधानसभा चलती है। अब वो कहते हैं नहीं, नियमों के अनुसार कोई भी करेगा तो मैं करूंगा। तो इसलिए निश्चित तौर पे विधानसभा का माहौल इस बार हमने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री जी भी कम आते हैं हमारे यहाँ। सचिन पायलट और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे तो विधानसभा में आती ही नहीं, कभी कभी आती है, और कभी कभी अशोक गहलोत तो आते हैं तो वो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साइकिल चला के चले जाते हैं, विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। तो ये बड़ी विडंबना का विषय है कि जब हमारे सीनियर लोग विधानसभा के फ्लोर में नहीं बैठेंगे, तो फिर देखिए गरिमा का स्थिति तो गिर रही है। पहले हमारे बीर सिंह शेखावत हुआ करते थे, वो विधानसभा में बैठते थे तो मुख्यमंत्री को बैठना पड़ता था, वो मुख्यमंत्री जी दूर नहीं होते थे। अब विधानसभा में मुख्यमंत्री दूर रहते हैं, कभी कभी आकर के अपना दर्शन देके चले जाते हैं। और विधानसभा में निश्चित रूप से देखिएगा, विधायक दल की बैठक होती है, आप विधायक दल की बैठक में सारी बातें करते हो, बिल आता है प्रवर समिति से, और प्रवर समिति को वापिस सौंप दिया जाता है। तो तैयारियां इतनी कमजोर क्यों होती है। देखिए, सत्ता के पास सब कुछ है, और आप बिल लेकर के इंट्रोड्यूस कर देते हो सदन में, और प्रवर समिति से ला करके और प्रवर समिति को वापिस सौंप देते हो। या और विको के मामले में अधिकार देने की बात करते हो, जब आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार होगा तो उसको रोक देते हो, प्रवर समिति को सौंप देते हो। तो ये सब चीजें ऐसा लगता है कि सरकार जिस तैयारी के साथ विधानसभा में आना चाहती है, जिससे आपने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ भी कानून आने वाला था, अब कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कानून में चर्चा होगी नहीं होगी, कि कोचिंग सेंटर का सोमवार को बिल है वो। देखिए, उसमें ये भी है कि कोचिंग सेंटरों के खिलाफ जो आत्महत्याओं की घटना बढ़ रही है, उसके कारण हमारे यहाँ बिल आया। बिल अगर चर्चा में आके पारित होगा नहीं होगा भी, क्योंकि उसमें एक क्लॉज था कि केंद्र सरकार ने 16 साल से कम उम्र वाले को एडमिशन पर रोक लगाई थी, लेकिन उसमें जो बिल लाए उसमें 16 साल की उम्र का ही गायब कर दिया, कि 16 साल से कम भी। क्योंकि देखिएगा, जो कोचिंग माफिया है बहुत बड़ा पैमाने पे माफिया, और आपको मालूम है कि जो धंधा हमारे यहाँ होता है 2,000 3,000 करोड़ से कम का नहीं होता महीने का। तो ऐसी स्थिति में वो बड़े माफिया है, और उन्होंने बिल में परिवर्तन करा दिया, केंद्र के प्रावधानों को छुड़ा दिया। तो अब वो बिल मेरे को लगता नहीं कि सोमवार को आकर के पारित हो जाएगा। तो विवाद का विषय बहुत बना है, और निश्चित रूप से राजनीति बड़ी अलग तरह की राजस्थान में पनपी हुई है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी हारने के बाद वो अपना अस्तित्व को कायम करने के लिए आजकल दौरे कर रहे हैं। कभी देखिएगा, कभी बाड़मेर जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, और वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि भाई करोड़ीलाल मीणा मेरे पक्ष में आ जाए, तो फिर से हम तीसरे मोर्चे के रूप में खड़े होकर के सचिन पायलट और हम सब लड़ सकते हैं। तो अब ये नई राजनीति कैसी होगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कई बार कहते हैं कि राजकुमार रोज, जो कि बाप पार्टी के
सांसद हैं, उनको साथ लेकर के कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि खुद का अस्तित्व खत्म हो गया। पहले तो देखिए उनके 3 विधायक हुआ करते थे, अब उनका पत्नी भी चुनाव हार गई तो एक भी विधायक नहीं है। और बाप पार्टी के देखिएगा, विधायकों की संख्या पहले कम थी, आज वो 4 हो गई, 2 की जगह 4 हो गई। इसका मतलब बाप पार्टी अपने अस्तित्व को बढ़ा रही है। वो चिंता दोनों ही पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए। तो इसलिए राजस्थान की राजनीति में जो कुछ हो रहा है, वो कुछ अनोखा सा नजर आ रहा है कि भाई ऐसा होता नहीं है लेकिन हो रहा है।